विश्व में थिएटर आजकल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। समाज जहाँ भी है और समाज में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसका चित्रण करना थिएटर का मुख्य काम है और ये लगातार चलता रहता है। हमारे समय में सबसे बड़ी कमी ये थी कि अपने थिएटर में मंचन करने के लिए मंच नहीं हुआ करते थे, ऑडिटोरियम नहीं हुआ करते थे, जो कि अब धीरे धीरे हो रहे हैं। सभी जगह कोई ना कोई मंच ऐसे बन रहे हैं जो थिएटर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले के समय में थिएटर का जो क्षेत्र था वो मूलतः सामाजिक समस्याओं की व्याख्या करने का क्षेत्र हुआ करता था और कमोवेश आज भी वही क्षेत्र है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। तो उसके हिसाब से थिएटर में नए नए विषय आते रहते हैं और उन विषय को हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वह आम आदमी तक पहुँचे हो। और थिएटर में काम करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि अपने समय का जो व्यक्तिगत समय उनके पास है उस समय का उपयोग वो थिएटर में करेंगे तो बहुत फलदायी होगा, उनके लिए भी होगा और समाज के लिए भी होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि विश्व में बहुत से देश ऐसे हैं जहां थिएटर के माध्यम से क्रांति आई है और समसामयिक बातों को उठाने का मूल काम थिएटर के आर्टिस्टों का ही रहा है। पर थिएटर में एकजुटता रहती है, सब मिलके काम करते हैं और उसका प्रभाव समाज पर बहुत अच्छा होता है। केकेएफ ग्लोबल के सभी दर्शकों को सुवर्णा दीक्षित का नमस्कार। सर्वप्रथम विश्व रंगमंच दिवस की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं यदि अपने अभिनय के सफ़र की बात करूं तो अभिनय में मेरी रुचि बचपन से ही थी। स्कूल कॉलेज में जो छोटे मोटे रोल सभी करते हैं, एक शौक के तौर पे हमने भी अभिनय किया, कुछ नाटक। इसकी नींव विद्यानिकेतन से ही पड़ी थी, मेरा स्कूल जहाँ मैंने बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी की। तब ये नहीं जानते थे कि ये शौक आगे जाकर थिएटर तक लेकर जाएगा, मगर ग्रूमिंग वहीं से हुई थी। स्कूल कॉलेज के बाद में चूँकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं तो पहली प्राथमिकता थी अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की, तो हॉबी कहीं पीछे छूट जाती है। तो एक ठीक ठाक तरीके से लगा जबकि अब आर्थिक रूप से जितना ज़रूरी है उतना है, तो फिर कुछ अपने शौक़ पूरे किए, जैसे गज़लें कहना, कुछ कविताएं, कहानियाँ, आकाशवाणी प्रसारण, इन सब में रुचि ली। बहुत बाद में जब नाटक देखने में जाया करती थी तो नाट्यगंगा के साथियों ने ही मुझे कहा कि एक नाटक में आपको हम मंच पर देखना चाहते हैं। तब याद आया कि हाँ, मैं भी तो ये करती थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। नाटक देखने में बाकायदा जाया करती थी रेगुलरली। तितली एक नाटक नाट्यगंगा का काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, तो उसमें पूनम की भूमिका के लिए मुझे कहा गया और वहाँ से फिर मैंने अपने इस शौक़ को पुनर्जीवित किया, ये कह सकती हूँ। चूँकि प्रोफेशन से मैं बैंकर हूँ, तो हम लोगों के यहाँ पर एक सुविधा और है कि इंटर बैंक कॉम्पिटिशन्स, इंटर जोनल कॉम्पिटिशन्स ये बैंक करवाता है। तो उन नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया और मुझे याद है हम लोग एक नाटक लेकर जयपुर गए थे, द लास्ट लीफ, काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है। वो अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम लोग एक ड्रामा कंपटीशन के लिए वहाँ पर गए हुए थे और बैंक का ही वो कंपटीशन था और उसमें मुझे ऑल इंडिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर। जब आपका शौक़ एक उम्र के बाद, देखिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि अवार्ड आपको क्या दे रहा है, लेकिन हाँ, प्रोत्साहन तो मिलता ही है। हम अवार्ड के लिए नहीं जाते हैं एक एज के बाद में, स्पेशली जब वो हमारा प्रोफेशन नहीं हो, लेकिन हाँ, अवार्ड्स प्रोत्साहन तो निश्चित ही देते हैं। तो अच्छा लगा कि हम सही रास्ते पर हैं।
और सिलसिला जारी है। एक्चुअली थिएटर आपको दुनिया दिखाता है, दुनिया समझाता है। मेरा नए बच्चों से निवेदन है ख़ास तौर पे कि वो लोग थिएटर से जुड़ें, और साथ ही हम जिन शहरों में हैं, एक मंझोले शहर में मिडिल एज ग्रुप का जो कैरेक्टर होता है उसको करने के लिए महिलाएं हमेशा कम होती हैं। इसलिए छिंदवाड़ा की महिलाओं से ख़ास तौर पे मेरा निवेदन है कि आए, संस्थाओं से जुड़ें। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अच्छे नाटक करती हैं, प्रशिक्षित भी करती हैं कलाकारों को। तो आइए, जुड़िए, और निस्संदेह आपको अपने आप में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई देगा। KKF का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम सचिन वर्मा है। रंगकर्म का विद्यार्थी हूँ और लगभग 2 दशक हो गए हैं रंगकर्म की फील्ड में काम करते हुए, कुछ सीखते कुछ सिखाते हुए। सबसे पहले आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं ग्लोबल KKF का सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया और इस लायक समझा कि छिंदवाड़ा की जो रंग यात्रा है, जो ये कारवां है, इसमें अपनी बात मैं रख सकूं। अगर मैं छिंदवाड़ा के रंगमंच की बात करूं तो यदि मैं कहूं कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है छिंदवाड़ा के रंगमंच का, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी रामलीला है जो छिंदवाड़ा में होती है, 130 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास हो चुका है उसका, और वो भी एक लोक नाट्य है, तो उसे भी हम रंगकर्म की श्रेणी में रखते हैं। तो वहाँ से इसकी शुरुआत है। जहाँ तक पारंपरिक रंगमंच की बात अगर हम करते हैं तो मेरे ख्याल से रंगगुरु स्वर्गीय MI खान साहब ने पारंपरिक रंगमंच की शुरुआत छिंदवाड़ा में की। वो एक पहला समय था जब छिंदवाड़ा में रंगमंच की शुरुआत हुई। धीरे धीरे रंगमंच एक गति में आया उसके बाद, और फिर उसके बाद आदरणीय मुकेश उपाध्याय सर ने उसको एक गति दी, और उसके बाद मेरे गुरु विजयानंद दुबे जी ने उसे गति दी। सन 2000, वर्ष 2000 का वो समय था, नवंबर का, जब भारतीय जन नाट्य संघ IPTA ने एक कार्यशाला लगाई थी, सतत रंग प्रशिक्षण अभियान। उसके अंतर्गत मैं जुड़ा था रंगमंच से, और ये वो समय था जब रंगमंच धीरे धीरे शहर में बढ़ रहा था। और ये जो कार्यशाला लगी थी, इसमें जो आयोजक थे वो तरुण जैन भैया थे, पंकज सोनी जी थे, अनिमेश दास गुप्ता जी थे, नरेंद्र पहाड़े जी थे, अमजद खान जी थे। इन सब ने बड़ी मेहनत करके ये कार्यशाला लगाई थी, और इन सब के प्रयासों से एक बहुत अच्छी कार्यशाला उस दौर में हुई, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो आज बहुत रंगकर्म या अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो निकले। जैसे इमरान खान साहब हैं, प्रशांत नेमा जी हैं, और मनीष पतंगे जी हैं, फजलुर रहमान खान हैं, रीता वर्मा हैं, नीति जैन हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं आपको बताऊंगा, विनय ठाकरे जी हैं। ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस दौर से निकले, और फिर धीरे धीरे रंगमंच छिंदवाड़ा में बढ़ने लगा। उस समय बस एक चीज़ हम लोगों को ये लगी कि कहीं ना कहीं रंगमंच में एक प्रोफेशनलिज्म, जो एक व्यावसायिकता होती है, वो कम थी उस समय। उस दौर में थी ही नहीं, कम क्या थी ही नहीं, और एक निरंतरता का अभाव था, क्योंकि हर कोई शौकिया रंगमंच कर रहा था उस समय। तो हम लोगों ने ये सोचा, कुछ लोग हम 6 मित्र थे, सचिन मालवी, मैं खुद, चैतन्य आटले, और दिनेश ओझा, दीपक मालवी, और हमारे साथी मनोज ग्यास। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया किया जाना चाहिए रंगमंच में, कुछ व्यावसायिकता इसमें आनी चाहिए। तो हम लोग ने नाट्यगंगा नाम से संस्था की शुरुआत की। ये वर्ष 2003 की बात है, और फिर बस वो एक समय था। उसके बाद से कभी रंगमंच छिंदवाड़ा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने भी कभी शांत रहे हों हम लोग। उसके बाद निरंतर रंगकर्म होना शुरू हो गया, और हर 1 महीने 2 महीने में नाटकों के मंचन होने शुरू हो गए। और वो जो एक व्यावसायिकता की एक बात हम लोग करते आए हैं शुरू से, वो शुरुआत हुई कि
नाटक तो करना है, रंगमंच तो करना है, पर उसके साथ साथ चूंकि हम सभी उस समय स्टूडेंट्स थे तो कुछ ऐसी चीज़ कि हमारा जेब खर्च भी चल जाए, या ये कहें कि जो पढ़ाई हम लोग की थी उसका कुछ खर्च हमारा निकल जाए, वैसा कुछ शुरुआत हमने करने की कोशिश की थी। समय लगा उसमें, लेकिन धीरे धीरे करते हुए आज 2 दशक बाद ये स्थिति है कि हम हमारे कलाकारों को नाटक का मानदेय दे पाते हैं। अगर हम कहीं बाहर शो करने जाते हैं तो उन्हें मानदेय हम दे पाते हैं। तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें हम उतना एक राशि हम दे पाते हैं कि उनका पढ़ाई का खर्च निकल जाता है, उनका जेब खर्च निकल जाता है। खैर, वो समय तक एक चीज़ हुआ करती थी कि छिंदवाड़ा में कभी नाटक छिंदवाड़ा के बाहर नहीं हुए थे व्यावसायिक रूप से। कुछ नाटक हुए थे जो कि नाट्य प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें कुछ नाटक ज़रूर इसके पहले मंचित किए गए थे, लेकिन जो नाट्य समारोह होते हैं जिसमें टीमों को आमंत्रित किया जाता है, तो वैसे नाट्य समारोह में हम लोग कभी नहीं गए थे उस तक। 2005 में आदरणीय विनोद विश्वकर्मा जी बालाघाट से छिंदवाड़ा आए और उन्होंने पहला नाटक दुलारी बाई तैयार किया, और वो हम लोग ने खंडवा में उसका पहला मध्य प्रदेश नाट्य समारोह, एक प्रतिष्ठित नाट्य समारोह होता है, उसमें हम लोग मंचन करने गए थे खंडवा। तो इस तरीके से पहली बार छिंदवाड़ा से कोई टीम किसी राज्य स्तरीय नाट्य समारोह में, या कह सकते हैं हम शासकीय कार्यक्रम में, वो टीम गई और हम लोग ने वहाँ पे मंचन किया। बहुत सराहा गया, और ये मान के चलिए उसके बाद तो दरवाज़ा ही खुल गया छिंदवाड़ा के रंगमंच को बाहर ले जाने का। एक कमी थी कि छिंदवाड़ा के कलाकार तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के द्वारा अलग अलग स्थानों में नाट्य कार्यशाला आयोजित की जाती थी। तो उसमें सबसे पहले खंडवा में एक वर्कशॉप लगी थी, उसमें छिंदवाड़ा से सचिन मालवीय और चैतन्य आटले, ये दोनों ने वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया। और फिर उसके बाद गुवाहाटी आसाम में कार्यशाला आयोजित हुई थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की थी, आदरणीय एच कन्हैयालाल सर उसके निर्देशक थे। तो उसमें सचिन मालवीय और मैं, हम दोनों लोगों का, मध्य प्रदेश से सिर्फ 2 लोगों का चयन हुआ था उस कार्यशाला में, और किस्मत से छिंदवाड़ा से ही वो 2 लोग हम लोग थे, और हम लोग वहाँ पे गए। 45 दिनों की वो वर्कशॉप थी। वहाँ पर जाकर काम सीखा, रंगमंच को जाना, समझा किस तरीके से काम होता है, वो चीज़ें की। फिर तो ये मान के चलिए कि वो एक समय ही शुरू हो गया बाहर जाके प्रशिक्षण प्राप्त करना, काम करना। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है, मैं खुद नाटक को, भले ही हम इससे थोड़ी बहुत अर्निंग करते हैं, लेकिन फिर भी एक शौक के रूप में ही मैं इसे करता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और उसी तरीके से हम अपने कलाकारों को भी ये बात बोलते हैं कि नाटक हो सकता है कि आपका घर ना चलाए, इसलिए अपना पढ़ाई, अपनी बाकी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप नाटक की ही क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसका विधिवत आप प्रशिक्षण प्राप्त करें। तो जो हमारे ग्रुप से ऐसे लोग हैं जो उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्होंने देश के बड़े नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जैसे मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, जो भोपाल में है, उसमें हर साल पूरे देश से सिर्फ 20 लोगों का चयन होता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे प्रशिक्षक जो कलाकार हैं छिंदवाड़ा नाट्यगंगा के, उसमें से 4 कलाकार, प्रतिभा जैन, रेणुका बरमैया, अपूर्वा डोंगरवाल और खुशबू चौबेतकर, ये वो लोग हैं जो उस स्कूल से पास आउट हैं और वे पूरे देश में अभी रंगकर्म कर रहे हैं। तो ये एक स्वर्णिम समय है मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा के रंगमंच का, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और हम लोग सब बिना किसी आपसी खींचतान के एक साथ काम कर रहे हैं। सारी रंग संस्थाएं एक साथ काम कर रही हैं, ये सुखद है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग ऐसे ही काम करेंगे तो एक केंद्र छिंदवाड़ा में बनेगा जो कि रंगमंच का केंद्र होगा। और जैसे भोपाल और जो बड़े शहर हैं उनको रंगमंच के लिए जाना जाता है, उस तरीके से छिंदवाड़ा को भी जाना जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। बस एक कमी है छिंदवाड़ा में कि एक सर्व सुविधा युक्त रंगमंच नहीं है, वो कमी है। तो उसके लिए मैं जो भी सक्षम अधिकारी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक रंगमंच, एक ऑडिटोरियम तो छिंदवाड़ा में होना चाहिए। तो बस यही है। एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और छिंदवाड़ा का रंगमंच ऐसे ही फलता फूलता रहे। छिंदवाड़ा के दर्शक बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार पुनः धन्यवाद KKF और ग्लोबल को कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात रख सकूं। नमस्कार दोस्तों, जय रंगकर्म।
आज रंगकर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, त्यौहार है। जी हाँ, विश्व रंगमंच दिवस है आज। रंगकर्म के क्षेत्र में 55 साल पहले मेरा पदार्पण हुआ, छिंदवाड़ा की अति प्राचीन रामलीला से। और उसके बाद सफ़र जो है वो अनवरत आज तक जारी है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार जो 9 रस बताए गए हैं, हर रस का आनंद लेना चाहिए। क्यों ना हम बीभत्स रस का आनंद भी लें, जिससे हमसे कोई घृणा का हमारे साथ में व्यवहार करता हो, उसका भी एक मजा है, रस है। और वहीं प्यार ऐसा बरसे कि मूसलाधार बरसे। अभी संदर्भ है विश्व रंगमंच दिवस का। आज छिंदवाड़ा समृद्ध है रंगमंच की दुनिया में, लेकिन आज रंगमंच समृद्ध हो रहा है। जितने भी रंगकर्मी इस क्षेत्र से जुड़े और सक्रिय रहे, वो कहते हैं ना कि समुद्र में कोई चीज़ डाल दो, वो जब भाटे के साथ लौट कर आती है और किनारे से टकराती है, तो समुद्र अपने अंदर डाली गई गंदगियों को अलग कर देता है और अच्छी चीज़ें फिर से, सीपियाँ, शंख, ये सब उसके अंदर चले जाते हैं, मछलियाँ। वैसा ही कुछ रंगमंच का मामला छिंदवाड़ा का भी है। रंगकर्मी को कभी भी होना चाहिए। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कहता है कि एक अच्छे अभिनेता को एक अच्छा कवि होना चाहिए, एक अच्छा राइटर होना चाहिए, अच्छा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, उसे अच्छा संगीत का ज्ञाता तो नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा जानकार होना चाहिए, उसे नृत्य की जानकारियाँ होना चाहिए, चित्रकला की जानकारी होना चाहिए, उसे क्या नहीं, उसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, लाइट्स की जानकारी होना चाहिए। सब चीज़ों को समग्र से बनता है रंगकर्म। मुझे बड़ा गर्व होता है कि छिंदवाड़ा के इसी रंगकर्म से बढ़े हुए 2 लोग जो हैं आज डॉक्टर हैं। मैं तो नाम भी लूँगा उनका, डॉक्टर चैतन्य आठले, डॉक्टर इमरान खान। मेरा सौभाग्य कि ये लोग मेरे साथ काम कर पाए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैंने उनको सिखाया या वो मेरे स्टूडेंट हैं, ये नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं कहूँगा मेरे साथ उन्होंने काम किया या उनके साथ मैंने काम किया है। दोनों बड़े सरल, और शायद इस कारण ही आज किसी मकाम पर हैं। क्योंकि रंगकर्म की पहली शर्त ये भी है कि आप बहुत सरल हों, सहज हों, संवेदनशील हों। आप में संवेदना नहीं होगी तो आप कैसे किसी किरदार को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं कुछ क्षणों के लिए। लेकिन आप पूरी तरह से उसको ओढ़ नहीं सकते। अगर आपने ओढ़ लिया तो फिर आप सही कलाकार नहीं होंगे, आप जो हैं वो बनावटी भूमिकाओं को निभा पाएंगे। रंगकर्म की बहुत महत्वपूर्ण बात अपने अनुभव से थोड़ा बहुत शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये अनुभव कितना पक्का है। मैं आपको एक घटना बताना चाह रहा हूँ। विश्व रंगमंच दिवस की घटना है वो। तब छिंदवाड़ा में एक थिएटर चालू हुआ करता था, लॉकडाउन कारण जो बंद है, पंकज टॉकीज। वहाँ पर हमने एक नाटक किया था और नाटक था इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में मेरे साथ काम कर रहे थे छिंदवाड़ा के जाने माने गायक कलाकार और रंगकर्म के बहुत अच्छे एक्टर भी कहिएगा और व्यवस्थापक भी, जनाब अमजद खान साहब। वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे उन दिनों। अब पंकज टॉकीज में शो होने वाला है यदि मान लो, और बहुत सारे दर्शक जो हैं वो पासिस लेकर आए हैं, आपको अनुदान देकर आए हैं, तो प्रस्तुति अच्छी होना चाहिए, इसलिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप। और जब एक रात बची, कत्ल की रात, सेट लगने की स्थिति आ रही थी, सब लोग तैयारियां कर रहे थे, और मैं और अमजद साहब जो हैं वो दोनों के दोनों वहाँ खड़े हुए थे। और सुन के आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरा पहला डायरेक्टर था जो कि क्या नाम मुझे डायरेक्ट कर रहा था। ऐसा डायरेक्टर जो कि जिसे नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन एक आत्मीयता है, पारिवारिकता है, बचपन से, बहुत छोटेपन से क्या नाम है, हमारे परिवार से अमजद का जोड़ रहा है और उसके परिवार से मेरा भावनात्मक है ना। अमजद की अम्मी और
मेरी अम्मी वो एक ही हैं, अम्मी तो एक ही हो सकती थी हमारी, इसलिए बहुत ज़्यादा जुड़े हुए। तब डांट डांट कर कि क्या कर रहे हो भैया, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप। भैया का आज भी मुझे वो संबोधन देता है। और फिर सुन के डायलॉग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, 3 घंटे कैसे निकल गए हम लोगों के, हमको समझ ही नहीं आया। तो वो पहला डायरेक्टर था मेरा थिएटर के लिए। रंग भवन की बहुत कमी है यहाँ पर, कितनी सारी बातें करूं, समुद्र है पूरा। लेकिन जाने क्या राजनीतिक मजबूरियां रही यहाँ के रहनुमाओं की कि उन्होंने कभी कलाकारों के लिए एक रंग भवन, व्यवस्थित रंग भवन बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बार बार प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी। ये आक्रोश मेरा नहीं है, ये यहाँ के हर कलाकार का आक्रोश है, चाहे वो संगीत का कलाकार हो, चाहे वो चित्रकला का कलाकार हो, चाहे वो थिएटर का कलाकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे नृत्य विधा का व्यक्ति हो। ये दर्द है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहनुमा हैं हमारे, रहे हैं। इस जिले में 2 बार मुख्यमंत्री जैसे लोग यहाँ पर रहे हैं, पार्टी कोई भी हो। एक इशारा करते तो आलीशान रंग भवन खड़ा होता, भारत भवन से बेहतर होता खड़ा। माफ़ करिए, भारत भवन की अपनी एक इमेज है, मैं प्रणाम करता हूँ उस स्थान को, लेकिन यहाँ के लोग उतने क्षमतावान रहे हैं। लेकिन शायद कलाकारों से उनको कोई लाभ नहीं था, पॉलिटिकल लाभ नहीं था, इस कारण रंगकर्म नहीं बन पाया, रंग भवन नहीं बन पाया। और रंगकर्म जितना और समृद्ध होना चाहिए था, उतना समृद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं यहाँ कलाकारों में। और उसका कारण एक और है, सिर्फ हमारे रहनुमा दोषी नहीं हैं, हमारे रंगकर्मी भी दोषी हैं, जिनका समर्पण, सांस्कृतिक समर्पण, कलाओं के प्रति समर्पण राजनीतिक समर्पण से कहीं कम हो जाता है। और जब ऐसे अभावान व्यक्ति लोग आते हैं तो उनके सामने जाकर के दुम हिलाने लगते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पर रहे हैं कह रहा हूं मैं, होंगे भी। और हम मिलकर क्यों नहीं बात करते? हम झुककर सलाम करने की बात मानते हैं, मंच पर खड़े होकर हम झुककर बात करेंगे, हम विनम्रता से बात करेंगे, कलाकार हैं हम। लेकिन अपने अधिकारों के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। जहां हमें लगेगा तो हम खड़े होकर के अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, अधिकार से, प्यार से, दुलार से अधिक। और मैं क्या कहूं, लेकिन हमारी कमजोरी ने भी यहाँ पर रंग भवन नहीं बनने दिया। लेकिन धन्य है यहाँ कलाकार, कच्चे रंगमंच से लेकर के बेहतरीन रंगमंच तक बनाने की कला हमारे यहाँ लोगों ने इस बहाने सीख ली। धन्यवाद ऐसे रहनुमाओं को कि उन्होंने ये मौका नहीं दिया कि रंग भवन यहाँ मिले, तो उन्होंने खुद का रंग भवन बनाना शुरू कर दिया। और ये अभी 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20 साल की बात नहीं है, ये बीते 40 सालों से चल रहा है। अमाई खान साहब के, जो मेरे गुरु रहे हैं, उनके काल से चल रहा है। हम लोग खुद ऐसे हॉल जो हैं उनको थिएटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि यहाँ रंग भवन नहीं बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सब बातें सुनने के बाद मेरे जितने भी रंगकर्मी साथी हैं, छोटे मेरे बच्चे हैं, वो सब आगे बढ़कर सीना खोलकर और पूरे उन्मुक्त मन से इस बात की मांग करेंगे। किस बात का दबाव है भाई? अरे हम समाज को नैतिकता देने के लिए, संस्कृति देने के लिए, संस्कार देने के लिए, प्रतिभाओं को उभारने के लिए, उनको मौके देने के लिए, इस जिले का, इस माटी का नाम रोशन करने के लिए, यहाँ के संस्कार जीवित रखने के लिए इस काम को करना चाहते हैं। क्या हमारा इतना हक नहीं कि आपके सामने खड़े होकर हम पूरे दबंगता से कह सकें कि हमको थिएटर चाहिए, माने चाहिए, सब चीज़ छोड़ दीजिए आप। नमस्कार, मैं नीता सचिन वर्मा। सबसे पहले आप सभी को मैं विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आपको ये बताना चाहती हूं कि मेरी रंग यात्रा जो है वो सन 2007 से शुरू हुई, जब मैंने नाट्य गंगा की थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन की। तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए और परिवर्तन जो है वो सकारात्मक हैं। एक महिला होने के नाते रंगमंच में काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू से
जब से हमारा रंगमंच शुरू हुआ तब से अभी कुछ समय पहले तक रंगमंच में जो नारी पात्र थे वो पुरुष ही निभाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और जो नारी पात्र हैं वो नारियों को निभाने के लिए दिया गया। कहने का मतलब महिलाएं उसे निभाने लगी। मैं अपने से जुड़ी हुई हर महिला से यही कहना चाहती हूँ, मेरे आसपास जितनी महिलाएं, चाहे वो गृहिणियाँ हों, चाहे वो वर्किंग हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, उन सबको रंगमंच में आना चाहिए, क्योंकि रंगमंच जो है वो हमारे जीवन में एक इतना सकारात्मक बदलाव लाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नाटकों में काम करने का अर्थ ये नहीं कि मैं केवल मंच पे रही, मंच से परे भी मैंने बहुत सारे नाटकों में काम किया। और आप विश्वास मानिए, रंगमंच एक ऐसी जगह है जो आपको, भले ही नाटक में आप काम कर रहे हैं या नाटक के परे काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन के बहुत बड़े बड़े अनुभव देती है। आप मंच पर काम करते हुए ही अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हो, ये आपको पता नहीं चल पाता। आज मैं जहाँ पर भी हूँ, यदि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पर भी रंगमंच ने बहुत कुछ दिया है। आज मैं रंगमंच से जो सीखी हूँ मैं अपने बच्चों को वो सिखा पाती हूँ। मेरे जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनके साथ साथ मैं अपने घर में भी एक वैसा वातावरण बना पाती हूँ जिससे सकारात्मक ऊर्जा होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सन 2007 में जब मैं जुड़ी तब मेरे सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ आई। लोगों ने मुझे कहा कि रंगमंच लड़कियों के लिए नहीं है, वहाँ पर काम करना अच्छी बात नहीं है या अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए आज जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह पाऊँगी कि हर महिला जो कि इस क्षेत्र में आगे आना चाहती है वो बहुत सुरक्षित है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात एक ये कि हम देखते हैं हमारे साथ बहुत समस्या होती है कि गृहिणियों में आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी यानी कि वे घर में तो सारा काम कर लेंगी, लेकिन जैसे ही बाहर जाती हैं तो वो अपना आत्मविश्वास धीरे धीरे खोने लगती हैं। अगर एक बार आप रंगमंच में आते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को सीधे सीधे 100 गुना बढ़ा लेते हैं। और रंगमंच जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी महिला अपने अंदर के गुणों को निखार सकती है, उभार सकती है। मेरे साथ की बहुत सी गृहिणियाँ ऐसी हैं, मेरी बहुत सी सहेलियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता क्योंकि वो आगे नहीं आती। तो रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने गुणों को उभार सकते हैं और बाहर ला सकते हैं। तो मेरे साथ की सभी महिलाओं से, जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इवन सभी महिलाओं से यही निवेदन है कि वे आएँ और रंगमंच में आकर अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगी कि रंगमंच में हमें जितना सुरक्षा का माहौल प्रदान किया जाता है, हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, तो वो माहौल जो है हमें और कहीं प्रदान नहीं किया जाता। हमारे घर के अलावा रंगमंच ही एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारा दूसरा घर बन के हमारे साथ काम करता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप सभी को एक बार फिर से रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ग्लोबल केकेएफ के समस्त सुधी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही केकेएफ संस्था के द्वारा आयोजित किया गया इस कार्यक्रम रंगमंच दिवस के अवसर पर मुझे इस लायक समझा और बुलाया अपने स्टूडियो में कि आप अपने जीवन के कुछ संस्मरण शेयर कीजिए। और 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस क्यों मनाया जाता है और इसे कब से मनाया जाता है, या छोटी छोटी जो ब्रीफ में जानकारी होती है आपके लिए। 1961 में सबसे पहले इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया। वैसे तो रंगमंच एक ऐसी विधा है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन है जिसमें समग्र विधाओं का समावेश किया जाता है। इसमें डांस यानी नृत्य, संगीत, गायन, वादन, अभिनय, एक्टिंग, सभी चीज़ों का समावेश होता है। और मूलतः थिएटर जो होता है वो समाज से सरोकार रखता है, यानी वर्तमान में सामाजिक जो गतिविधियां चल रही हैं या जो कुछ भी घट रहा है उसमें एक लेखक की, एक कवि की, एक थिएटर कर्मी की ये अहम भूमिका होती है कि जो घट रहा है यदि गलत दिख रहा है तो अपनी कला के माध्यम से, अपनी विधा के माध्यम से सबके सामने वो प्रस्तुत करे और यदि कुछ गलत है तो उसको सही करने के लिए थोड़ा सा प्रयासरत हो। और
मैं थिएटर में लगभग 31 वर्षों से निरंतर प्रयासरत हूँ, मगर आज भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता। सामाजिक जिम्मेदारी थिएटर कर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी वो ऐसे समसामयिक विषयों को अपने नाटक के माध्यम से संप्रेषित करें जिससे लोग सीख सकें, कुछ सीख सकें और उससे कुछ बदलाव परिवर्तन उसमें हो पाए, ऐसा कुछ। और अभी विगत पिछले 10 वर्षों से चूँकि मेरी गायन में भी रुचि है, तो थिएटर में बहुत सारे संगीत के गानों को कंपोज़ किया हूँ। और ये माँ सरस्वती की असीम कृपा रही मेरे ऊपर कि जितनी भी चीज़ मैंने आज तक किया हूँ सरस्वती की आशीष से, साधुवाद से, वो बहुत बेहतर हुई है और लोगों ने इसे पसंद किया है। अब हम सामाजिक सरोकार की बात करते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आप सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक जगह जगह पे जाके आप यदि समाज में कोई चीज़ परिवर्तित करना चाहते हैं, जैसे एक बात करूं कि भ्रूण हत्या, या फिर मैं बात करूं कि महिला हिंसा, या मैं बात करूं कि हम दो हमारे दो याला जो है 2 से अधिक बालक नहीं होने चाहिए, पॉपुलेशन जनता नियंत्रण की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, तो ये सब चीज़ें हैं जिन मुद्दों को लेकर हम जन जागरूकता के रूप में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच में जा सकते हैं और इसमें लोगों की सोच को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें हम गायन का भी प्रयोग करते हैं, वादन का भी प्रयोग करते हैं, समूह गीत का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि थिएटर जो है समग्र कलाओं का समावेश इसमें रहता है। अगर आपको मुखर बनना है, अगर आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है, तो आपको इस विधा से ज़रूर जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद KKF का। मैं अमजद खान, नाट्यगंगा संस्था से छिंदवाड़ा। दोस्तों नमस्कार। आप सभी KKF ग्लोबल चैनल के सुधी दर्शकों को 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पवन नेमा, एक रंगकर्मी, विगत 18 वर्षों से नाटक के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। नाटक के क्षेत्र में कार्य करने का यह अनुभव जो है, उसकी शुरुआत 2003-04 से हुई, जब मैं स्कूलों में, कॉलेजों में डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फबने वाली विषय और वस्तु लगी वो थी नाटक। रंगकर्मी में जब मैं प्रवेश किया तो एक अजीब सा सुकून, एक मन को शांति वहाँ से मिलने लगी। 2003 में जब मैं कंपटीशन के लिए PG कॉलेज गया, तो वहाँ पर एक PG कॉलेज के कंपटीशन हमारी टीम के साथ, DDC कॉलेज के साथ हुआ। हमारी टीम 2nd पोजीशन पर थी। वहाँ पर जजेस के रूप में श्री विजयानंद दुबे जी थे, और जो दूसरी संस्था थी जो वहाँ फाइट कर रही थी PG कॉलेज में, उसमें आदरणीय चैतन्य आठले जी थे। उन्होंने मेरा अभिनय देखा और अभिनय देखने के बाद, कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मुझे बोला कि क्या तुम हमारे साथ नाटक करोगे। मुझे लगा यार मैं BSc का स्टूडेंट हूँ और इन सब चीज़ों में जा कर के मेरा टाइम बहुत सारा ख़राब हो जाएगा। मैंने उस चीज़ को नकार दिया कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। 2007 में मेरा एडमिशन BMS में हो गया। 2007 के बाद से एक वर्कशॉप लगी जिसका निर्देशन ऋषि राज सिंह बैस कर रहे थे। उस वर्कशॉप में मैं पुनः नाट्य क्षेत्र में जुड़ने लगा। मेरे गुरु आदरणीय श्री चैतन्य आठले जी मुझे एक बार रास्ते में यूं ही ऐसे मिले और उन्होंने कहा कि नाटक करोगे। मैंने कहा हाँ करेंगे। उस समय उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो नुक्कड़ नाटकों को लेकर के गांव में सुदूर इलाकों में जाते थे। और जब मैंने नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि यार इस विधा में जो आनंद है, इसको करने में जो सुकून है, वो कहीं नहीं है। धीरे धीरे नाटकों के साथ में मेरा जुड़ाव, लगाव और बढ़ते गया। मेरा पहला स्टेज नाटक जो मैंने किया वो था एक और दुर्घटना। एक और दुर्घटना में मैं लगभग 1 महीने की रिहर्सल में मुझे जो रोल प्ले करना था वो था सन की। काफ़ी डर गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत सारे डायलॉग थे और मैंने वो नाटक छोड़ दिया। 7 दिन बाद मुझे ऋषि भैया का फ़ोन आया, मैसेज आया कि उस नाटक को ज्वाइन करो, और मैंने अपना रोल चेंज करके SP का रोल जो था उसको ही किया। वहाँ से कंटिन्यू मैं नाटक करने लगा
और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। नाटक, साथ में BMS डॉक्टरी की पढ़ाई। कभी कभी जब मुझे छुट्टी मिलती या बीच में मेरा मन होता कि नाटक करना है तो मैं वहाँ से भाग कर आ जाता और यहाँ पर नाटक करता। नाटक करते करते मुझे आज लगभग 38 नाटकों का अनुभव हो चुका। नाटकों से दोस्तों एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि इससे हमारी जो आत्मा को सुकून मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत से लोग अलग अलग टाइप का नशा करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एल्कोहल कंजम्पशन करता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है। नाटक का नशा भी वैसा ही है। जब तक कि आप नाटक में जाते नहीं हैं, नाटक की रिहर्सल नहीं करते हैं, आपके ऊपर लाइमलाइट नहीं पड़ता है और जो ताली गड़गड़ाहट पड़ती है उससे एक मन में शांति मिलने लगती है। क्योंकि रंग विधा, नाट्य विधा ऐसी ही विधा है जिसमें शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का एक साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने नाटकों को देखा है, नाटकों को किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के राष्ट्रीय नाट्य समारोह हम लोगों ने ऑर्गेनाइज भी किए और वहाँ पर देखा कि जब बड़े संस्थाओं से या बड़े आर्टिस्ट यहाँ छिंदवाड़ा आते थे तो किस तरीके से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते थे, ध्यान मग्न करते थे। ऐसे छोटे छोटे 2-3 किस्से हैं जो आप लोगों के साथ आज साझा करना चाहता हूँ। एक नाटक था मटिया बुर्ज। ऐसे एक नाटक जिसमें हमारे सीनियर कलाकार अमजद भाई, जिसमें उन्हें बड़की पेड़ की लकड़ियाँ काटनी थी, वो लकड़ियाँ काटने के लिए ऊपर चढ़े। नीचे सचिन मालवीय जी, दीपक मालवीय जी, मेरे बड़े रंग गुरु नीचे खड़े हुए थे। अचानक पेड़ में से कोई बिच्छू या कुछ ऐसा कीट ने उन्हें दंश कर दिया। अमजद भाई बहुत जम से नीचे कूदे और घबरा गए कि मुझे सांप ने काट लिया। नो डाउट घर के इकलौते थे तो घबराहट एक जनरल होती है कि ऐसा ना हो साहब मेरे साथ में कि यार मेरा भगवान करे ऊपर मैं चल जाऊं और मेरे घर को कौन देखेगा। तो उन्होंने बहुत जम से डांटा। अमजद भाई इतनी जम से चिल्लाए कि उसी समय दीपक मालवीय जी और सचिन मालवीय जी उनको लेकर के साइकिल में लेकर के सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में उनको लेटाया। फिर डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे संस्मरण, मुमताज़ भाई पतंग वाले, नागमंडल, इन सभी के प्रोग्राम में हम लोगों ने देखे। मुझे याद है एक बार चैतन आटले जी, जब मैं नुक्कड़ नाटक करता था तो मुझे सिखाते थे, गाइड करते कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना। क्योंकि मैं रंग विधा में एकदम नया था, मुझे बनता नहीं था कि क्या करना है। उस दौरान मैं फिज़िकली फाइट बहुत ज़्यादा करता था। हाथ को ज़बरदस्ती जोर से पकड़ लेना, लातों का उपयोग करना। तो वो इतने दक्ष थे आदरणीय चैतन आटले जी कि उन्होंने बोल के नहीं सिखाया कि बेटा ऐसा नहीं करना। 1-2 बार समझाया कि ऐसा नहीं करते। फिर उन्होंने जो उनका रोल था वो मुझे दिया और मेरा रोल उनने किया और जम से एक लात मारी। तब मुझे समझ में आया कि नाटकों में केवल नाटकीयता होती है, नाटकों को कभी भी वास्तविकता से नहीं जोड़ना। उस दिन की बात से लेकर आज तक की बात है, मैंने अपने अंदर जो परिवर्तन देखे हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आज जो बच्चे हैं वो जनरेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो हो गई है, व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़ने लगी है, लेकिन आज उनके अंदर एक उद्विग्नता है, एक घबराहट है। वो कभी भी अपने आप को संयमित नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो रंगमंच, रंग विधा एक ऐसी विधा है जिससे आप जुड़ें तो ये आपको एकाग्र करती है, समग्र करती है। आप इसमें हर प्रकार की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, गीत संगीत के साथ जुड़ सकते हैं और अपने मनोभावों को, अपने उद्वेगों को यहाँ निकाल सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों से, आप सभी सुधी दर्शकों से निवेदन है कि इस विधा से जुड़िए और अपने जीवन के सभी आयामों को एक साथ देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिरिन आनंद दुबे, एक रंगकर्मी। विश्व रंगमंच दिवस का अवसर है और ग्लोबल KKF ने एक आयोजन किया है जिसमें सभी रंगकर्मियों को शामिल होना है। आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन बहुत विशेष है। हालांकि हम लोग मंच पर जब होते हैं तो दुनिया जहान की बातें करते हैं और किसी भी दूसरे किरदार में होते हैं, खुद के किरदार में नहीं होते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ग्लोबल KKF की टीम को कि उन्होंने आज हमें अपने ही किरदार में रहकर आपके बीच आपसे रूबरू होने का मौका दिया है। अगर मैं याद करूं अपने सफ़र को तो रंगकर्म के क्षेत्र में शायद मैंने अपने होश भी नहीं संभाले थे
उस वक्त से मुझे दाखिला मिल गया। हालांकि पिताजी एक बहुत जाने माने रंगकर्मी रहे हैं और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं, श्री विजय आनंद दुबे जी। उन्होंने रामलीला में, जो कि छिंदवाड़ा के स्थानीय छोटी बाज़ार में खेली जाती है, उसमें निर्देशन संभाल रखा था और मुझे मंच से रूबरू कराना उनका मकसद था। तो उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर मुझे 4 साल की उम्र में ही मंच पर पकड़ा दिया, जिसमें मुझे लड़ाई भी उनसे ही करनी थी। मैं पवन देव का किरदार निभा रहा था और वो रावण का। उस दौरान रावण और देवताओं के बीच संघर्ष की दास्तान मंच पर खेली जाती थी, जिसमें अंततः रावण बंदी बना लिए जाते हैं। पवन देव का किरदार करते वक्त मुझे तो याद ही नहीं है कि क्या हुआ होगा, मगर इतना याद आता है कि मैंने अपने पिताजी का तलवार पकड़कर सामना किया था, जो कि आम जिंदगी में शायद ही संभव किसी के लिए होता होगा। वो दिन है और आज का दिन है, लगभग 27 से 28 साल बीत चुके हैं। इस बीच तरह तरह के सैकड़ों हज़ारों किरदार निभाने का मौका मिला। पुणे के एक इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला भी हो गया। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के क्षेत्र में मुझे पढ़ाई करने का अवसर मिल गया। जब मैं पुणे पहुंचा तो हालांकि पढ़ाई तो जर्नलिज्म की करनी थी, मास कम्युनिकेशन की करनी थी, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो की करनी थी, लेकिन जितने भी ज़्यादातर दोस्त थे उनका रुझान रंगकर्म के क्षेत्र में था। तो हमने सभी दोस्तों ने मिलकर 2007-8 की बात है, एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप की शुरुआत कर दी, बुनियाद डाल दी। हमारा ज़्यादातर समय नाटक के अभ्यास, नाटक के लेखन, नाटक की बारीकियों को समझने की कोशिश और नाटक की प्रस्तुतियों में ही जाता। एक बार डीन ने हमें अपने कॉलेज के ऑफिस में बुलवाया और कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो डीन से चर्चा के दौरान ये निर्णय हो गया कि ओम द एग्जिस्टेंस ऑन स्टेज नाम का एक नाट्य समूह बनाया जाएगा, जिसके तहत प्रोफेशनल थिएटर से हम जुड़ेंगे, कई सारे नुक्कड़ नाटक करेंगे, जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड नाटकों का भी जिक्र होगा और किसी भी तरह के सरोकारों से जुड़े हुए नाटक किए जाएंगे। कमर्शियली नाटकों की दुनिया में पूरी तरह से आया जाएगा। तो वहाँ से मेरा और मेरी संस्था का सफ़र शुरू हो गया। इसके बाद मैं बम्बई चला गया। बम्बई में कई एडवर्टीज़मेंट्स और शॉर्ट फिल्म्स, टेलीविज़न शोज़, कुछ फिल्मों में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सेटिस्फैक्शन जो है वो कहीं गुम है, जो नाटकों से मुझे मिलता था। उस सेटिस्फैक्शन की तलाश में हमने अपने उस ग्रुप को, जिसको हमने पुणे में बनाया था, बम्बई में स्थापित करने की कोशिश की और हम सक्सेसफुल हो गए। हमने कई शोज़ किए, हमारे कुछ नाटक बहुत चर्चित भी हैं। हाल ही में हमने कुछ नाटक किए हैं, जिनमें नंगी आवाज़ें नाम का एक प्ले है, जो सादत हसन मंटो की कहानी पर आधारित है, जिसको मैंने लिखा। उसके हमने लगातार कई शोज़ किए, हाउसफुल रहे। अभी हाल ही में एक शो हो रहा है जिसमें पुनीत इस्सर मुख्य अभिनय कर रहे हैं, उसके कुछ गीत लिखने का मौका मुझे मिला है। ये सब हमारी उसी संस्था के बैनर तले हो रहा है, जिसका दूसरा हिस्सा छिंदवाड़ा में है, ओम मंच पर अस्तित्व नाम से, जिसे हम लोग यहाँ चलाते हैं। इस पूरे सफ़र में तकरीबन मुझे बहुत सारे नाटकों के लगभग 500 शो करने के अवसर मिले और कई नुक्कड़ नाटक हमने किए, हज़ारों की तादाद में आप कह सकते हैं। उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ
एक पर्सनालिटी जो मुझ जैसे दब्बू बच्चे में शायद नहीं आ पाती, शायद मैं आपके बीच में बोलने के काबिल नहीं रह पाता हो पाता। मंच ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं उसी अनुभव को आपसे साझा करने की कोशिश में हूँ। चूँकि मेरा विषय भी आज आपसे बातचीत का जो है वो युवाओं का रंगमंच के प्रति रुझान पर है, तो अगर आपका रुझान इस क्षेत्र की तरफ ज़रा भी है तो एक बार ट्राई करके देखिए। ये क्षेत्र आपको बहुत कुछ देगा, जिन्हें आप अर्थ के तौर पर नहीं काउंट कर पाएंगे, लेकिन जब आप समग्र रूप से जाएंगे तो आपको एक नज़रिया मिलेगा, एक आयाम मिलेगा ज़िंदगी को देखने का, खुद को समझने का। एक ज़िंदगी में कई सारी ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिलेगा। ये रंगमंच आपको एक ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार निभाने का मौका देता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस इंटरव्यू को सुनकर इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे, तो हम रंगकर्मियों की ये मेहनत सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋषभ स्थापक आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरी ओर से आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैं रामलीला से पिछले 12-13 सालों से जुड़ा हुआ हूं और मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा की ऐतिहासिक रामलीला लगभग 132 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर आज़ादी के पूर्व से ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ साथ धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। छिंदवाड़ा की प्रसिद्ध रामलीला छोटी बाज़ार में खेली जाती है। मैं इस रामलीला में लक्ष्मण का पात्र निभाता था। मैंने लगभग 10 वर्षों तक लक्ष्मण का पात्र निभाया। इसके पूर्व भी मेरी जो पूर्व की पीढ़ी है, मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी, उन्होंने भी लक्ष्मण का पात्र निभाया और मेरे भाइयों ने भी यहाँ पर अभिनय किया। हमारा पूरा परिवार रामलीला को समर्पित रहा। मुझे एक अलग सी शक्ति इस मंच के माध्यम से मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामलीला भी एक मंचीय गतिविधि है और यह नाटक का ही एक रूप है। इसे हम लोक शैली में खेलते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की रामलीला की खासियत मैं आपको बता दूं, मतलब बहुत सारी जगह जो रामलीला होती हैं वो बोलने संवाद में होती हैं, कुछ जगह गाकर की जाती हैं, कुछ जगह भैरत में की जाती हैं, परंतु छिंदवाड़ा की रामलीला अपने आप में एक अनोखी रामलीला है। यहाँ पर बोलने के साथ साथ गायन और भैरत, चौपाई, दोहें सभी का समावेश इस रामलीला में किया जाता है। हमारा रामलीला परिवार लगभग 400 लोगों का परिवार है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम लोग न केवल बड़े लोगों से बल्कि छोटे छोटे लोगों से भी चंदा करके रामलीला को करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य उन छोटे लोगों से पैसा लेना नहीं होता, परंतु उन्हें इस धार्मिक आयोजन से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग 5 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक चंदा डोनेशन ले लेते हैं। चूँकि ये बहुत बड़ा आयोजन होता है, प्रदेश स्तर का आयोजन होता है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि इसमें वित्त का होना आवश्यक होता है। मैं आपको इसके कला का पक्ष बताऊं। हमारे यहाँ पर रामलीला में कलाकारों को संभालने के लिए एक बहुत बड़ी निर्देशकों की टीम होती है, जो अलग अलग पक्ष में नए कलाकारों को तैयार करती है, व्यवस्थाएं देखती हैं, मंच को संभालती है, मंच के पीछे संभालती है, और जो नए नए प्रयोग हैं वो भी हमारे नवनियुक्त निर्देशकों द्वारा किए जाते हैं। हमारे द्वारा हमारे जो समूह हैं उसमें पुणे, मुंबई, यहाँ से पढ़े हुए भी कलाकार हैं और स्थानीय कलाकार भी लगभग साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन में हिस्सेदारी रखते हैं। और आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि विगत 3 वर्ष पूर्व एक राष्ट्रीय चैनल ने छिंदवाड़ा की रामलीला को महारामलीला का सम्मान दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह सम्मान इतनी आसानी से तो मिला नहीं होगा। इसके लिए हमारी 150
साल पुरानी 132 वर्ष पुरानी रामलीला की अथक मेहनत है जो यह सम्मान हमें प्राप्त हुआ। एक घटना आपसे साझा करना चाहता हूँ जो लगता है कि इस रामलीला की बात है, मतलब मेरे जीवन की जो बात है वो इस घटना के बताए बगैर तो अधूरी होगी, मैं समझता हूँ। लगभग 4 वर्ष पुरानी बात है। वर्ष था 2016। सामान्य वर्षों की तरह हम रामलीला की तैयारी कर रहे थे, रामलीला मंचन की तैयारी कर रहे थे। परंतु इसी बीच मेरे पिताजी, जो खुद लक्ष्मण का अभिनय बहुत सालों तक कर चुके थे, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वो इस रामलीला मंचन को बहुत गंभीरता से लेते थे। उन्होंने मुझे सिखाया भी, रामलीला की आधारभूत सिद्धांतों से उन्होंने ही मुझे अवगत कराया और जो समर्पण है वो उनसे ही मुझे प्राप्त हुआ। तो बात लगभग 2016 की थी। आम सालों की तरह रामलीला चल रही थी। अचानक पापा जी की तबीयत खराब हुई। समय था लगभग अष्टमी थी, नौमी थी। नौमी की सुबह मैंने उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट किया। हमारे साथ पूरा परिवार था और सामान्य स्थिति थी, परंतु रात होते होते थोड़ी स्थिति बिगड़ना शुरू हुई और इस घड़ी में मेरा परिवार, रामलीला मंडल मेरे साथ पूर्ण रूप से खड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मुझे संबल दिया। शाम को नौमी के दिन एक विशेष लीला होती है, लक्ष्मण शक्ति, जो कि एक लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए बहुत विशेष दिन होता है। जैसा व्यक्ति अपने शादी की तैयारियां करता है ना, वैसे ही लक्ष्मण का पात्र करने वाला व्यक्ति लक्ष्मण शक्ति की तैयारियां करता है। मैं पूरी तैयारी किया और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पापा ने भी मुझे उसके लिए मदद की है। जो टिप्स होती हैं, आप तो जानते ही हैं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, जब घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी या पापा हमें कहते ही हैं, बेटा ध्यान से जाना। मुझे मेरे पापा ने उस दिन भी टिप्स दिए। मैं शाम को गया, मैंने अपना अभिनय किया। मैं नहीं जानता कि वो कैसा हुआ, परंतु मेरा ध्यान आधा हॉस्पिटल में और आधा मंच पर था। मैंने अभिनय किया। रात को लगभग 1 बजे वापस पिताजी के पास पहुंच गया। वहाँ मेरा परिवार और रामलीला मंडल वहाँ एकत्रित था। सभी ने मुझे संबल बंधाया और उनके साथ बैठे। रात भर बातचीत और ऐसी ही बातों में गुजरी। सुबह उनकी तबीयत फिर ख़राब हुई। मैंने उनके टेस्ट करवाए जो कि नॉर्मल आए, परंतु मेरे मन में एक अजीब सी सुनामी थी, एक उफान था। मतलब कहीं मन नहीं लगता वैसा लगता था। मैंने उनको कहा कि अपन नागपुर चलते हैं। समय था दोपहर 12 बजे। उन्होंने ना नागपुर जाने से तो मना कर दिया, परंतु ऐसा दिखाया कि वो ठीक है। ज़्यादा बोल नहीं सकते थे उनसे। ठीक है, मान लिए, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। मैं उस रात भी नहीं सोया और दिन भी मैं उनके पास रहा। मेरा ये था कि मैं जितना ज़्यादा समय उनके साथ गुजार लूँ, पता नहीं अंदर से क्यों लग रहा था। मैं लगभग, हमको 2 बजे बुलाया गया था क्योंकि दशहरा का जुलूस, जो दशहरा है छिंदवाड़ा का, ये न सिर्फ शहर गांव बल्कि एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होता है। छिंदवाड़ा का दशहरा व्यक्ति अपने जन्मदिन से ज़्यादा अच्छे से मनाता है। नए कपड़े, नए जूते विशेष तौर पे दशहरा के लिए लिए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं और इसी आयोजन का हिस्सा है झांकी, जो विजय जुलूस के लिए छोटी बाज़ार से निकलती है। मैं अपने निर्धारित समय से 3 घंटा लेट था और 3 घंटे मैंने सिर्फ अपने पापा को मनाने में लगाया कि हमें नागपुर चलना चाहिए। मैं लक्ष्मण का पात्र नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और अंत में अपना ब्रह्मास्त्र, अपनी कसम दी, राम की कसम दी और मुझे एक ही लाइन कहे कि जब तक मेरे प्राण है, मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मंच से वापस नहीं आना। मेरे लिए वो एक
पत्थर की लकीर थी। मैं जैसे तैसे अपने मन को समझाकर वहाँ से निकला। मैं 5 बजे वहाँ पहुँचा, छोटी बाज़ार। वहाँ से तैयार हुआ और हर साल की तरह निकलने लगा। जुलूस निकला, जुलूस पहुँचा हॉस्पिटल के सामने। मैंने पता करवाया अपने मित्रों से, तो तबीयत ख़राब है पता चली, लेकिन आने से मना कर दिया। स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि रथ से उतर के आना नहीं है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जैसे तैसे करके मैं दशहरा मैदान पे पहुंचा, परंतु दशहरा मैदान में पहुंचने के साथ ही मेरी छोटी बहन दौड़े दौड़े मेरे पीछे आई, मेरे रथ के पीछे आई। ये वैसे ही था जैसे फिल्मों के सीन होते हैं ना, ये वैसे ही था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया, क्योंकि उस स्थिति में मैंने अपनी बहन को कभी जीवन में नहीं देखा था। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर आंसू, पूरा चेहरा उसका आंसुओं से भीग चुका था। वो मेरे पास आई, बोली पापा बुला रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि पापा बुला रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ आयोजन समिति को शायद खबर लग चुकी होगी। तुरंत थाना कोतवाली की गाड़ी आई। मैं जिस अवस्था में था, लक्ष्मण की वेशभूषा बहुत आकर्षक होती है। कहा जाता है कि लक्ष्मण का जो वेश धरता है, उसकी आँखों में एक चंचलता और आकर्षण होता है। उस आकर्षण और वेशभूषा जो गेरुआ वस्त्र होता है, मखमली गेरुआ वस्त्र, हाथों में धनुष, पीछे तरकश लगा हुआ, जटाएं बंधी हुई, चेहरे पर कलरफुल मेकअप, बनवासी। हॉस्पिटल पहुंचता हूं मैं, मेरी छोटी बहन और मैं पहुंचता हूं और मेरे हाथों में केवल उनका सर जो कि निष्प्राण हो चुके थे। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस अवस्था को कैसे बताऊं। उसी अवस्था में मैं अपने पिताजी के साथ घर पहुंचा, जहाँ पे पहले से ही बहुत बड़ा जमावड़ा लग चुका था। मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि कहा जाता है कि आप भगवान का काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए कोई इतनी बड़ी कीमत देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उनकी एक बात जो मुझे चुभी, कि उन्होंने मुझे ले जाने नहीं दिए नागपुर। शायद वो मुझे कहते और ले जा पाता तो मैं उन्हें बचा पाता, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी कही बात, उनकी कही सीख मुझे इतना संबल दी कि अगले साल मैं फिर मंच पर खड़ा था। मैं फिर मंच पर खड़ा था, उसी उत्साह के साथ खड़ा था, उसी उमंग के साथ खड़ा था, और मुझे उनका जो संबल है वो हमेशा प्राप्त होता रहा। ये रामलीला की ही शक्ति है, ये भगवान राम की ही शक्ति है, जिसके कारण मैं पुनः मंच पर पहुंचा। और ये रामलीला मंच का जागृत दरबार है। यह एक केवल नाटक की शैली नहीं है, ये नाटक को धर्म से जोड़ती है। छोटी बाजार जो क्षेत्र है, वहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी धर्म से जुड़ा हुआ होता है। उसका कारण है रामलीला। रामलीला जैसा बड़ा धार्मिक आयोजन जिस भूमि पर हो, उससे पवित्र भूमि विश्व की और कोई नहीं हो सकती। आप सभी जुड़ें, आप सभी किसी ना किसी विधा से ज़रूर जुड़ें। यह तो एक माध्यम होता है कि जो हमें हमसे मिलाता है। रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जिससे हम खुद को पहचान सकते हैं। हम दिन भर अपने काम में, अपने परिवार को, सभी के लिए समय देते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी समय देते हैं। कुछ समय खुद के लिए भी दीजिए। रंगमंच से जुड़िए, साहित्य से जुड़िए। आपको पुनः विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।